सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। बच्चों, आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था एवं आजीविका यानी औद्योगिकरण का युग, इसके बारे में बताऊंगा कि औद्योगिकरण क्या है, इससे इसका क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिकरण कैसे शुरू हुआ, क्यों इसकी शुरुआत हुई, किस देश से इसका पहल हुआ, कहाँ से औद्योगिकरण गति पकड़ी, इस सब की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। 17वीं शताब्दी वैज्ञानिकों का काल था, यानी 17वीं शताब्दी में इतने खोज और आविष्कार हुए कि जिसकी सूची बनाया जाए तो एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। और हम जानते हैं कि क्रांति, जो मशहूर क्रांति हुई है विश्व में, उसमें रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति, जिसको हम कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्रांति, और एक नया शब्द आएगा जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ट्वेनबी, उन्होंने इस शब्द को दिया औद्योगिक क्रांति। ये 2 क्रांति ऐसी थी जिसमें रक्तपात हुआ, खून बहा। इस क्रांति में, गौरवशाली क्रांति जो थी, गौरवपूर्ण क्रांति, इसमें खून नहीं बहा था लेकिन परिवर्तन हुआ। और यह जो औद्योगिक क्रांति है, इसमें भी बिना खून बहे हुए, बिना रक्तपात का अकस्मात परिवर्तन हुआ। यानी जो मशीन पहले हाथ से चला करता था, मानव जनित मशीन थी, जो मशीन पहले मानव श्रम से चला करता था, अब वो वाष्प से और कोयला से और पानी से चलने लगा। यानी जो कुटीर उद्योग था, अब वह कारखाना में परिवर्तित हो रहा था। इस अचानक छोटे स्तर से बड़े स्तर में जाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्रांति कहते हैं। और वह क्रांति उद्योग के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उस समय कई प्रकार के आविष्कार हुए। वाष्प से चलने वाले मशीन बने, पानी से चलने वाले मशीन बने। उस समय चूँकि विद्युत उतना था नहीं, कोयले से चलने वाले मशीन बने। और जो छोटे स्तर पर जो सूत काटने का मशीन हुआ या लोहे गलाने का जो मशीन हुआ, उसके जगह पर बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े मशीन बनना शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक औद्योगिक क्रांति वह क्रांति है जहाँ की प्राचीन और पुरातन व्यवस्था जो थी उद्योग की, कुटीर उद्योग हुआ, गांव में, घरों में छोटे छोटे स्तर पर जो उद्योग थे, सामान निर्माण होता था,
उसके जगह पर अब बड़े बड़े फैक्ट्री और कारखाना बनने लगे। तो कुटीर उद्योग से कारखाना पद्धति में जाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुई थी। यह वर्ग विहीन क्रांति थी। इसमें किसी कोई एक, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, इसको हम लोग बुर्जुआ वर्ग की क्रांति कहते हैं, रूस की क्रांति सर्वहारा वर्ग की क्रांति कहते हैं। लेकिन जो यह औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस क्रांति में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बिना खून बहाए हुए जो स्थिति थी, यातायात की व्यवस्था हो या फिर फैक्ट्रियों में उद्योग, बड़े बड़े मशीन लगने की बात हो या संचार व्यवस्था हो, उसमें अकस्मात परिवर्तन आ गया था और उसके बाद इंग्लैंड समृद्धि की राह पर चल पड़ा था। तो आज हम लोग चर्चा इसी की करेंगे कि इस औद्योगिकरण में कौन कौन से प्रमुख आविष्कार हुए और इंग्लैंड में यह आविष्कार, इसका औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, क्या वे सभी आविष्कार सिर्फ इंग्लैंड में हुए थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले एक चीज़ और हम लोग जान लें कि इस औद्योगिक क्रांति के पहले की क्या स्थिति थी इंग्लैंड में। उसको एक नया नाम दिया, आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकीकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के पहले की क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें। वहां पर इंग्लैंड में जो गिल्ड व्यवस्था थी, वह गिल्ड व्यवस्था क्या कहते हैं इसको समझें। व्यापारियों ने अपना एक संघ बना लिया था और उन संघ के माध्यम से वे लोग व्यापार किया करते थे और संघ में सामानों की गुणवत्ता की जांच, व्यापार पर नियंत्रण, ये सभी गिल्ड का कार्य था। और गिल्ड का सदस्य होना इतना आसान नहीं था, काफ़ी कठिन था गिल्ड का सदस्य बनना। अर्थात जो छोटे छोटे व्यापारी थे वे गिल्ड में शामिल नहीं हो पा रहे थे। परिणाम था कि उनका गिल्ड के द्वारा व्यापार नहीं हो रहा था। तो जो गिल्ड से जब व्यापार नहीं हो रहा था और वे अपने घरों में, कुटीर उद्योगों में सामान का निर्माण कर रहे थे, तो आखिर उन्हें बेचना था और वह बेचने के कारण नहीं बिक रहा था। गिल्ड व्यवस्था के चलते उनका कुटीर उद्योग नष्ट हो रहा था। तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की स्थिति। जो छोटे छोटे कारीगर थे, छोटे छोटे मजदूर थे, जो अपने घरों में सामान का निर्माण कर रहे थे, गिल्ड व्यवस्था के चलते वह चौपट हो रहा था। उसके बाद इंग्लैंड में एक व्यवस्था आई जिसे हम लोग बाड़ाबंदी व्यवस्था कहते हैं। वहां पर कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के कारण क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाना, फिर उसके बाद खाद का प्रयोग, बड़े बड़े मशीन का प्रयोग, और इन सबों के कारण जो भूमि छोटे छोटे बटे हुए थे, जिन्हें हम लोग ओपेन्स कहा करते थे उस समय, इंग्लैंड में उसे खुला खेती कहा जाता था। वे ओपेन्स जो था, वह भूमि, इंग्लैंड की वह भूमि जिस पर सब लोग खेती किया करते थे, किसी का मालिकाना हक उस पर नहीं था। हर गांव का किसान इस पर जाकर अपना खेती करता था, वहाँ से लकड़ी चुनता था, वहाँ का फसल, अगर पेड़ पौधा है तो फल खाता था और वहाँ का फसल लेता था। कहीं किसी पर रोक नहीं था। लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया और कृषि का क्रांति के कारण उन लोगों ने इस जो खुला जमीन था, ओपेन्स जिसे हम लोग कहते हैं, इसको इन लोगों ने घेराबंदी कराना शुरू किया, यानी बाउंड्री देना शुरू किया और वह अपनी सीमा में ले लिया। अब वह एक पूंजीपति का, या बड़े बड़े कृषि के जो पूंजीपति थे कृषि क्षेत्र के, अब उनकी वह जागीर हो गई, संपत्ति हो गई। इसके चलते जो किसान थे, छोटे किसान, लघु कृषक जो थे, वे बर्बाद हो गए, क्योंकि अब उनके पास अब भूमि नहीं थी खेती के लिए। तीसरा कारण था
और आदि औद्योगिकरण की स्थिति क्या थी कि जो किसान गिल्ड के चलते वे अपना सामान बेच नहीं पा रहे थे, तो व्यापारी क्या करते थे कि चूंकि व्यापारियों को व्यापार करना था, इंग्लैंड का उपनिवेश बढ़ गया था, उनका क्षेत्र एशिया में और अफ्रीका में हर जगह इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, और इस उपनिवेश स्थापित करने के चलते उन्हें कच्चा माल प्राप्त हो रहा था उन उपनिवेशों से, और एक बहुत बड़ा बाजार उनके सामने था। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, तो यहाँ उन्हें प्रचुर मात्रा में जो रॉ मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं, कच्चा माल, जो कि इंग्लैंड में उसका सामान बनता था, वह प्राप्त हुआ, और फिर भारत एक खुला बाजार था, वहाँ अपना सामान लाकर यहाँ पर वह बेचते थे। तो इसके चलते व्यापारियों ने क्या किया कि गांव में जाकर उन किसानों को, किसी को कपास तैयार करने का, किसी को सूत तैयार करने का उन लोगों ने काम दिया। यह औद्योगिकरण की पहले की स्थिति थी, और घर घर में इन व्यापारियों के निर्देश पर और आर्थिक सहायता से वे मजदूर काम करने लगे, और उसके चलते जब सामान बनने लगा, वह वहाँ से निकल के आता था, फिर वह रंगरेज के पास जाता था, फिर वह इंग्लैंड में जाता था जहाँ की फिनिशिंग सेंटर था, वह वस्त्र इंग्लैंड में जाकर वहाँ तैयार होता था, जिसे हम लोग फिनिशिंग सेंटर कहा करते थे लंदन में। तो इस तरह व्यापारी गांव से कपास और सूत और वस्त्र तैयार कराकर शहर में लाते थे, और शहर में खासकर लंदन में, और यहाँ वह माल तैयार होता था, उसका पैकिंग होता था, और फिर वह व्यापार होता था। तो यह थी औद्योगिकरण के पहले की स्थिति। लेकिन अब इंग्लैंड में चूंकि इतना आविष्कार हो गया था, चाहे वह यातायात का क्षेत्र में हो या फिर वो मशीन के क्षेत्र में हो, जो सूत काटने की मशीन थी जो हाथ से काटा जाता था, अब उसके जगह पर फ्लाइंग शटल बन गया, उसके जगह पर स्पिनिंग जेनी बन गया, म्यूल बन गया, वास्प के इंजन बनने लगे, जेम्स वाट ने रेल का इंजन बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने का समय आ गया। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्रांति, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी थी, वे संपन्न देश था, उसका उपनिवेश इतना था कि उसे कच्चा माल प्राप्त था और उसे बाजार भी उपलब्ध था। इसके अलावे जो मशीन बने, जो आविष्कार हुए, यह आविष्कार तो 17वीं शताब्दी में भी हो रहा था। उसी समय से यह आविष्कार हो चुकी, यह क्रांति एक दिन में नहीं हुई है। अगर हम देखें तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हो गई, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हो गई, इंग्लैंड की जो गौरवशाली क्रांति है 1688 ईस्वी में हो गई। लेकिन यह औद्योगिक क्रांति एक साल में नहीं हुई, यह धीरे धीरे बढ़ा, आविष्कार होता गया, आविष्कारों का उपयोग उन्होंने बाद में 18वीं शताब्दी में करना शुरू किया, और एक आविष्कार के बाद फिर दूसरा आविष्कार, फिर उसमें संशोधन, उस मशीन में संशोधन हुआ, फिर तीसरा आविष्कार। इस प्रकार यह क्रमबद्ध श्रृंखला है औद्योगिक क्रांति का। तो फिर सवाल ये उठता है कि यह इंग्लैंड में ही क्यों हुई यह क्रांति, और चूंकि इंग्लैंड बहुत बड़ा तो था नहीं, अगर इसकी पूरी हम लंबाई चौड़ाई देखें तो हमारा बिहार से ही थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वह इतना शक्तिशाली हो चुका था उस समय, पूरे यूरोप पर वह उसका दबदबा था, अफ्रीका, एशिया, इन सभी क्षेत्रों में इसके असंख्य उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। और इसने वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ की जो रानी थी, वहाँ के जो राजा थे, उन लोगों ने मुक्त व्यापार और हस्तक्षेप की नीति लागू की। यानी आप कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है और सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं लगाएगी। इससे व्यापारियों का मनोबल बढ़ा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण था भौगोलिक कारण।
इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके चारों तरफ समुद्र था, कटे हुए बंदरगाह थे, यानी ऐसा बंदरगाह जहाँ से कि बड़े बड़े जहाज आ जा सकते थे उस बंदरगाह पर। तो इसलिए चूँकि उस समय यातायात का सबसे सुगम साधन अन्य महादेशों के साथ, अन्य देशों के साथ जल था ही, तो जल के द्वारा वे व्यापार कर सकते थे और इंग्लैंड में उसकी स्थिति अच्छी थी। इसके अलावे उसकी जो खनिज संपदा थी, जिसको हम लोग दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि खनिज की उपलब्धता, इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहा और कोयले का खान प्रचुर मात्रा में था। जहां पर लोहा और कोयला होगा वहां पर औद्योगिक क्रांति होना संभव ही था, क्योंकि जो हमारा उद्योग था उसका जो प्रमुख कच्चा माल था वह था लोहा, सूत, और सूत के लिए, कपास के लिए भारत था, और लोहा उन्हें स्वयं उपलब्ध हो रहा था। तो इसलिए इस खनिज की उपलब्धता के कारण इंग्लैंड में एक ऐसी स्थिति बनी कि वहां औद्योगिक क्रांति असंभावी हो गया, लगा कि अब हो जाएगा। तीसरा कारण हम देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, कृषि हम क्रांति कह सकते हैं। वहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक जगह में कई तरह के फसल लगाने की पद्धति का आविष्कार हो गया। उन लोगों ने फसल चक्र जान लिया, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही स्थान पर एक समय में कई फसल को उगाना। फिर इन लोगों ने खाद के बारे में जाना, कीटनाशक के बारे में इन्हें जानकारी हो गई, बड़े बड़े मशीन बन गए। जो पहले हल से खेत जोता जाता था अब वह मशीनों के द्वारा जोता जाने लगा। तात्पर्य यह था कि अब जो कृषि छोटे पैमाने पर लघु किसान किया करते थे, छोटे छोटे किसान किया करते थे, अब वह मशीनों के द्वारा बृहद पैमाने पर कृषि होने लगी और कृषि में क्रांति आ गई और फिर उत्पादन कई गुना आगे बढ़ गया। तो इसके कारण, इस कृषि क्रांति के कारण किसानों के हाथ में पूंजी आ गई। वे अब संपन्न कृषक हो गए। उस पैसे को वे कहीं अन्य उपयोग में अन्यत्र लगा सकते थे और उन लोगों ने बड़े बड़े कारखाना और उद्योग लगाने में उस पैसे का प्रयोग किया। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं मजदूर की उपलब्धता। बाड़ाबंदी होने के कारण जो छोटे छोटे किसान थे गांव में, अब वो उनकी खेती छीनी गई, क्योंकि वो जो उनकी भूमि थी, जो ओपन था, खुला जमीन था जहाँ की वे खेती कर सकते थे, अब वह बड़े बड़े लोगों के नियंत्रण में आ गया, जिन्होंने उसका घेराबंदी कर दिया, बाड़ाबंदी कर दिया। उस बाड़ाबंदी करने के कारण वे किसान जो वहाँ खेती करके अपनी आजीविका चलाते थे, जीविकोपार्जन किया करते थे, वे बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए। तो उन लोगों ने अब शहरों की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि उन्हें भी कुछ रोजगार की तलाश थी, उन्हें भी कुछ पैसे की जरूरत थी, और वही फैक्ट्रियों में, कारखानों में मजदूर का काम करने लगे। खेती छीने जाने के बाद जो किसान बेरोजगार हो चुके थे, जिन्हें कोई काम नहीं था, वे अब फैक्ट्रियों में मजदूरी का काम करने लगे, मजदूर करने लगे, मजदूर बन गए। और इस प्रकार इंग्लैंड में मजदूरों की उपलब्धता थी। कुशल कारीगर, एक्सपर्ट जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, वे कारीगर जो मशीन चलाने में सक्षम हो या उन्हें कुछ जानकारी हो मशीन चलाने की,
तो वैसे कुशल कारीगर अन्य देशों से भी आकर इंग्लैंड में बसने लगे, क्योंकि इंग्लैंड का हर समय युद्ध होता रहता था अन्य देशों के साथ। तो वे इंग्लैंड में आकर स्थिति अच्छी देखकर वहाँ बसना शुरू किए, और फिर उन मजदूरों में जो किसान थे, उन मजदूरों में जो कुछ मजदूर कुशल कारीगर का काम करने लगे, अर्थात एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट मजदूर थे उनकी भी उपलब्धता इंग्लैंड में थी, और मजदूर तो खैर बाड़ाबंदी के कारण उपलब्ध हो ही गए थे। यह भी एक कारण रहा। इसका अगला कारण है पूंजी का प्रवाह। इंग्लैंड, चूंकि कोई भी अगर हम उद्योग लगाते हैं, कारखाना लगाते हैं, तो उसके लिए भारी पूंजी की जरूरत पड़ती है। और इंग्लैंड में कृषि क्रांति होने के कारण, या फिर वे व्यापारी जो आदि औद्योगिकरण के काल में गांव में अपना सामान बनाकर व्यापार किया करते थे, उन गांव के लोगों द्वारा बने सामानों को वे विदेशों में, अन्य देशों में बेचकर काफ़ी पैसा मुनाफा कमाया करते थे। तो वे भी व्यापारी, धनी मानी व्यापारी हो चुके थे, उनके पास भी पूंजी थी। तो वहां इंग्लैंड में पूंजी की कमी नहीं थी, और वे लोग अपना वह पूंजी जो उनके पास सरप्लस था, उसको उन लोगों ने उद्योग में लगाना शुरू किया, कारखाना स्थापित करना शुरू किया। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वह था व्यापारी वर्ग। इंग्लैंड का जो व्यापारी वर्ग था वह काफी उन्नत था, प्रगतिशील था। इन्हीं व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वह कंपनी भारत के साथ व्यापार किया करती थी, और उन लोगों ने भारत का दोहन करके काफ़ी पैसा कमा लिया था। न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य उपनिवेश में भी इसी प्रकार की कंपनियां इंग्लैंड में बनी व्यापारियों की, और वे लोग व्यापार करके काफ़ी पैसा कमाए। और इन व्यापारियों ने अपने पूंजी को इंग्लैंड के उद्योग में लगाया। वहाँ चूँकि मशीन बनना शुरू हो गए थे, बनने लगे थे, विज्ञान प्रगति कर रहा था, तो इसके चलते, इन प्रगतिशील व्यापारियों के चलते, धनी मानी व्यापारियों के चलते इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। इन लोगों ने संयुक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाना शुरू किया। ज्वाइंट वेंचर, आपस में मिलकर या फिर सरकार की मदद से या फिर सरकार के सहयोग से इन लोगों ने संयुक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान कंपनी बनाई, और फिर वह आगे प्रगति करता चला गया। तो ये जो भी कारण बने, यह इंग्लैंड के औद्योगिकरण में इनपुट्स का काम कर रहे थे। इन्हीं के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तेजी से हुई। फिर अगर वहाँ की राजनीतिक स्थिति अच्छी न होती, अगर राजकीय संरक्षण प्राप्त न होता, अगर वहाँ की सरकार उन्हें मदद न करती, तो क्या वे कारीगर, वे व्यापारी, वे धनी मानी किसान इस औद्योगिकरण को आगे बढ़ा सकते थे? नहीं। इसका मतलब था कि वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वह उनके अनुकूल थी, अनुकूल राजनीतिक स्थिति। इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो राजा थे, वे व्यापारियों को संरक्षण दिया करते थे, क्योंकि उनकी नीति थी मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति। मुक्त व्यापार मतलब कि कोई भी व्यापारी किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है, सरकार को कोई रोक नहीं है। आपको जहां अधिक मुनाफा मिले, आप अपना सामान वहां पर बेच सकते हैं, या फिर वहां से कच्चा माल आप भारत, अपने इंग्लैंड में ला सकते हैं। चाहे तो भारत से ले आइए, श्रीलंका से लाइए, मॉरिशस से, जहां से आपको लाना हो, जो आपका उपनिवेश हो, वहां से आप कच्चा माल ले आइए। और फिर
हमें सरकार किसी भी प्रकार के आपके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी अहस्तक्षेप की नीति थी। यह सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनका व्यापार आगे बढ़ा और औद्योगिकरण को काफ़ी बल मिला। एक और औद्योगिकरण का कारण जनसंख्या माना जाता है। उस समय इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और जनसंख्या के प्रवाह के कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब उनकी आबादी बढ़ रही थी और उस आबादी बढ़ने के कारण उद्योग का भी विस्तार हुआ, क्योंकि अब मजदूर और फिर वहाँ पूंजीपति, इनकी संख्या भी क्रमशः बढ़ती चली जा रही थी। 18वीं सदी का जो यूरोपीय युद्ध था, 18वीं सदी का युद्ध, यह भी औद्योगिकरण का एक कारण बना, क्योंकि इस युद्ध में उन सामानों की जरूरत पड़ी जिसका उत्पादन इंग्लैंड में शुरू हुआ। युद्ध जनित सामग्री, यानी युद्ध में प्रयोग होने वाले जो सामान थे, उसका बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में निर्माण शुरू हुआ और बड़े बड़े कारखाने लगे। इसके चलते औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अगर हम इसका अगला कारण देखें तो वह था वैज्ञानिकों का योगदान। इंग्लैंड में उस समय वैज्ञानिक कई प्रकार का आविष्कार कर रहे थे, हर क्षेत्र में। हालांकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वस्त्र के क्षेत्र में हुई थी। कपड़ा निर्माण के क्षेत्र में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, क्योंकि कपड़ा निर्माण में अभूतपूर्व सफलता मिली, क्योंकि ऐसे ऐसे मशीन बनना शुरू हो गए थे, स्पिनिंग जेनी या स्पिनिंग म्यूल, आर्कराइट का पावर लूम, या ऐसे ऐसे मशीन बनना शुरू हो गए थे जो कि अब वाष्प से और पानी से चलने लगे थे। वहाँ कपास ओटने का जो मशीन था, वह जो बनाया गया, वह 600 गुना तेजी से कपास ओटता था। जो हाथ से जो मजदूर कपास ओटते थे, उसे 600 गुना हो गया, 60 गुना तेज वस्त्र बनने लगा, 30% की वृद्धि हो गई सामानों में, अफराद सामान बनने लगा। तो ये जो वैज्ञानिकों का जो खोज था, आविष्कार था, उसके कारण वस्त्र उद्योग में सबसे पहले क्रांति हुई थी, क्योंकि ये जो मशीन बने थे वे वस्त्र उद्योग से संबंधित मशीन पहले बने। बाद में यातायात से संबंधित बनने लगे। अब पानी वाला जहाज बनने लगा, उसका आविष्कार हो गया। वाष्प से चलने वाला रेल बनने लगा। अब यातायात का साधन सुगम हो गया। जो माल बनता था उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अब रेल का विकास हो गया, संचार की व्यवस्था हो गई। तो तत्काल इसका मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिकों का जो योगदान था वह औद्योगिक क्रांति में इनका भी रोल बहुत बड़ा था। अगला पॉइंट हम देखें तो उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका के कई क्षेत्रों पर कब्जा करके अपना उपनिवेश बना रखा था, और उसकी यह नीति थी अधिक से अधिक उपनिवेश बनाना, क्योंकि उसे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था और निर्मित वस्तुओं के लिए खुला बाजार चाहिए था, बड़ा बाजार चाहिए था, और यह सिर्फ उपनिवेश में ही संभव था। अपने यहाँ वह कितना सामान बेच पाता, छोटा सा देश, थोड़ी सी आबादी। तो जो सामान बन रहा था वह इंग्लैंड के प्रयोग से जितना प्रयोग होता उससे 200 गुना 300 गुना ज़्यादा सामान बन रहा था। तो निश्चित तौर पर उन्हें एक बाजार चाहिए था, और वह बाजार उन्हें इसी उपनिवेश के चलते मिलता। इसलिए उपनिवेशवाद की जो नीति थी, यह भी औद्योगिकरण में एक बहुत बड़ा इसका भी रोल था। अगला पॉइंट हम देखें तो परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। वाष्प इंजन का आविष्कार, वाष्प इंजन का आविष्कार होने के चलते ट्रेन का आविष्कार, रेल इंजन, फिर जलपोत का आविष्कार, ये सब जो हो गया, अब यातायात सुगम हो गया। और उन्होंने अपने यहाँ तो रेल का विकास किया ही, अपने उपनिवेश में भी उन लोगों ने रेल का आविष्कार किया। और उसी क्रम में भारत में 1853 ईस्वी में
रेल की शुरुआत की गई। वह रेल की शुरुआत भारत के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नहीं की गई थी। उनका उद्देश्य था कि कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या बंदरगाह तक लाना, जहाज पर लादना, और फिर बंदरगाह पर जो माल उतर रहा है, बना हुआ माल, वहाँ जो निर्मित माल इंग्लैंड से आकर जो बंदरगाह पर उतरा, उसे फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में इसी ट्रेन के माध्यम से ले जाना, बाजार में उसको बेचना। इस उद्देश्य से उन लोगों ने ट्रेन की शुरुआत की थी। और इस तरह परिवहन के क्षेत्र में जो क्रांति आई, यह क्रांति भी औद्योगिक क्रांति का एक हिस्सा बना। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि कई कारण मिलकर औद्योगिक क्रांति कराए, और चूंकि ये सब स्थितियां इंग्लैंड में अनुकूल थी, इंग्लैंड में एक समृद्ध व्यापारी वर्ग था, इंग्लैंड में एक दूरदर्शी सरकार थी, जिनकी सोच थी संरक्षणवाद की, जिनकी सोच थी मुक्त व्यापार की, जिनकी सोच थी हस्तक्षेप की नीति की। वहाँ पर मजदूर सहज उपलब्ध हो रहे थे, उनके पास कोयला और लोहे का खान भी प्राप्त था, कृषि क्रांति हो गई थी जिसके चलते उनके पास संपत्ति आ गई थी काफ़ी। तो इन सभी कारणों से हम देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यह सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। इन सब पॉइंटों को अगर बढ़िया से समझ लें तो मुझे लगता है कि अब यह समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लैंड में ही क्रांति सबसे पहले क्यों हुई थी। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई, और सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह वस्त्र उद्योग से हुई थी। यानी वस्त्र उद्योग में सबसे पहले इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, क्योंकि वस्त्र उद्योग से संबंधित बहुत प्रकार के आविष्कार हो चुके थे। वहाँ जो पहला आविष्कार हुआ था वह जॉन के का फ्लाइंग शटल था। फ्लाइंग शटल एक ऐसी मशीन थी जो कि मानव के श्रम द्वारा नहीं चलती थी, वह अब वाष्प के द्वारा चलना शुरू हो गई। कोयले का और वाष्प का और जल का जो प्रयोग उन लोगों ने किया, इन वैज्ञानिकों ने, और इस प्रयोग करके उन लोगों ने जो आविष्कार किया, उसने वस्त्र उद्योग में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। अब जो सूत काटने का काम मजदूर या जो गांव में मजदूर या जो भी कारीगर थे वे किया करते थे, उसमें अकस्मात काफ़ी तीव्रता से उसमें गति आ गई। दूसरा हुआ, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाया। यह भी सूत काटने की एक उच्च कोटि की मशीन थी। एक मशीन जो भी बना उसका संशोधित रूप इन लोगों ने बनाया। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम बनाया। जल से चलने वाला एक मशीन का आविष्कार इन लोगों ने किया, आर्कराइट ने। क्रॉम्पटन ने म्यूल बनाया। इस म्यूल के द्वारा भी वस्त्र में सूत काटने का काम तेजी से होने लगा। अर्थात तरह तरह के आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, और उस आविष्कार का प्रयोग उद्योगपतियों ने कारखाना पर लगाकर उसमें किया। इस मशीन को इन लोगों ने अपने कारखाना में और अपने उद्योग में लगाना शुरू किया, जिसमें एक या दो व्यक्ति मिलकर इस मशीन की मदद से काफ़ी सूत काट सकता था। इली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई। यह कपास ओटने की जो मशीन थी, यह 300 गुना ज़्यादा तेजी से काम करती थी। एक व्यक्ति जिस काम को 1 घंटे में करता था, कपास ओटता था, यह मशीन उसी काम को 300 गुना अधिक काम करती थी। यह जो मशीन था स्पिनिंग जेनी, यह 6 गुना तेज सूत काटा करती थी मानव श्रम से। यानी एक एक मशीन अब 100 आदमी का काम करना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ा। कार्टराइट ने पावर लूम, यानी अब वाष्प से चलने वाला एक ऐसा मशीन बनाया जिससे कि वस्त्र बनने लगा। पावर लूम बन गया। उसमें जो शक्ति लगती थी वो वाष्प शक्ति थी। मानव शक्ति से पहले जो वस्त्र बनाया जाता था उसके जगह पर वाष्प शक्ति का प्रयोग होने लगा। तो निसंदेह उत्पादन में क्रांति आनी ही थी। बेनर ने एक छपाई का यंत्र बनाया। जो वस्त्र पर जो छपाई होता था, प्रिंट बनता था, उसके लिए उसने एक मशीन बनाया और वह आसानी से मशीन के द्वारा छपाई होना शुरू हुआ।
टॉमस बेल ने एक बेलनाकार छपाई मशीन बनाई, गोल मशीन छपाई मशीन था, उसमें कपड़ा जाता था और वह बेलनाकार, जैसा यह बेलना है, यह इस प्रकार घूमता था और वस्त्र निकलता जाता था। जैसा प्रिंट आप चाहिए, जिस प्रकार का उस पर आप धारी चाहिए, वह इस मशीन के द्वारा, बेलनाकार यांत्रिक मशीन के द्वारा छपाई होना शुरू हो गया। अर्थात वस्त्र उद्योग में अभूतपूर्व क्रांति आई। और हमने शुरू में बताया था कि यह क्रांति वर्ग विहीन क्रांति थी, इसमें किसी एक वर्ग का योगदान नहीं था। यह वैज्ञानिक क्रांति जिसे हम कह सकते हैं, वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान था। वैज्ञानिक और उनके आविष्कार, वैज्ञानिकों की सोच, उन्हें लगा कि वस्त्र बनाने में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, क्या क्या विलम्ब होता है, उसको दूर करने के लिए उन लोगों ने कपास ओटने की मशीन बनाई, उन लोगों ने सूत काटने की मशीन बनाई, उन लोगों ने छपाई का मशीन बनाया, उन लोगों ने बेलनाकार बनाया। मानव श्रम की जगह पर इन लोगों ने वाष्प श्रम का प्रयोग किया और वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। न्यूकम ने, ये वो न्यूकम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला वाष्प इंजन बनाया था, पहला वाष्प इंजन बनाया था। कहने के लिए तो हम लोग जॉर्ज स्टीफेंसन जो वाष्प चलित रेल इंजन बनाए थे, या रॉबर्ट फुल्टन जिन्होंने वाष्प चलित पानी का जहाज बनाया था, लेकिन पहला वाष्प इंजन अगर किसी ने बनाया था तो रॉबर्ट न्यूकम ने बनाया था। तो वो बना दिए वाष्प इंजन, लेकिन उसका प्रयोग वो नहीं कर पाए। और इन लोगों ने, स्टीफेंसन ने और फुल्टन ने, उसको रेल इंजन और फिर पानी का जहाज बनाने में उस वाष्प इंजन का प्रयोग किया और ये इसके आविष्कारक बने। यानी अब यातायात सुगम हो गया। रेल के द्वारा, जहाज के द्वारा जो वाष्प से चल रहा था, जो पहले हवा के द्वारा या फिर चप्पू के द्वारा जो जहाज चलाया जाता था, या पाल के सहारे जो जहाज समुद्रों में यात्रा करती थी, जो कि समुद्र के लहर के द्वारा खतरा उत्पन्न होता था उस वायु के झकोरों से, अब वह वाष्प के द्वारा चलने लगा। जहाज़ों में स्थिरता आई, अब बड़े बड़े जहाज बनने लगे क्योंकि अब वाष्प से चलते थे। यह अभूतपूर्व क्रांति थी। और अगर यह क्रांति न होती तो इंग्लैंड का जो औद्योगिक क्रांति था, जो वस्त्र उद्योग था, इसका बाजार सुलभ नहीं होता। इसी के कारण वह सामान एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी इंग्लैंड के उपनिवेशों में वह तीव्र गति से जाने लगा। डर्बी जो थे, इन्होंने लोहा गलाने की मशीन बनाई। चूँकि अभी मैंने बताया कि इंग्लैंड के पश्चिमी और उत्तरी भाग में कोयला और लोहे का खान प्रचुर मात्रा में था, वहाँ से कोयला भी निकलने लगा और लोहा भी निकलने लगा इंग्लैंड के उत्तरी और पश्चिमी भाग से। तो अगली जो क्रांति थी वह वस्त्र उद्योग के बाद लोहा उद्योग में था, क्योंकि वहाँ पर डर्बी ने लोहा गलाने की मशीन बनाई और बेसेमर ने लोहा को कठोर करने की विधि बताई। तो इस डर्बी और बेसेमर के चलते लौह उद्योग में क्रांति आई। फिर खदान के नीचे जाने पर वहाँ तरह तरह के जहरीले गैस हुआ करते थे, जहाँ पर अगर कोई लैंप वगैरह जलाने पर आग लगने की संभावना रहती थी, क्योंकि वे गैस ज्वलनशील हुआ करते थे। तो उसके लिए हम्फ्री डेवी ने एक ऐसा सेफ्टी लैंप बनाया कि वह लैंप लेकर आप खदान के नीचे भी जा सकते हैं और कोई आग नहीं लग सकती थी। अर्थात खदान के नीचे जो अंधकार में जो खुदाई होती थी, वहाँ पर इस डेवी के इस आविष्कार के चलते उन लोगों का खुदाई सुलभ हो गया, मजदूरों को सुविधा हो गई। आज भी अगर आप लोगों में से कोई कोयला के खान में गया होगा, तो आज वहाँ पर बैटरी से चलने वाला जो हेलमेट रहता है, उसी में एक लाइट रहता है, उसके सहारे जाया जाता है, वहाँ सलाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो और आविष्कार हुआ, बैटरी से लाइट जलने लगा। लेकिन इस हम्फ्री डेवी का जो सेफ्टी लैंप था, उस समय क्रांतिकारी आविष्कार था। इसके चलते खदान के नीचे उतरकर खुदाई करना सहज और सुलभ हो गया। तो बच्चों, ये जो कुछ उदाहरण हमने दिया, यह सिर्फ कुछ उदाहरण मात्र है। और भी कई आविष्कार हुए, लेकिन प्रमुख आविष्कार ये हुए। इन आविष्कारों के चलते वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग में इंग्लैंड में क्रांति आई और औद्योगिकरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। और यह इंग्लैंड की यह शुरुआत, इस क्रांति की शुरुआत, क्योंकि जब भी क्रांतियां होती हैं, जो परिवर्तन होता है वो अकल्पनीय होता है। रूस की क्रांति हुई,
वहाँ पर निरंकुश जारशाही से साम्यवादी सरकार बन गई। फ्रांस की क्रांति हुई, निरंकुश राजतंत्र से वहाँ पर प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात होने लगी, हुई भी। लेकिन बाद में फिर वहाँ पर चूंकि फ्रांस एक राजनीतिक प्रयोगशाला था, वहाँ पर एक सरकार हटती थी, दूसरी सरकार आती थी, जो फ्रांस की क्रांति के दौरान हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस प्रकार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने की वजह से जो कुटीर और लघु उद्योग थे, जो गांव में, जो आदि औद्योगिकरण के समय जो हुआ करता था, गांव में व्यापारियों के द्वारा मजदूरों से सूत बनवाना, कपड़ा बनवाना, फिर उन्हें लाकर इंग्लैंड में फिनिशिंग सेंटर में उसे तैयार कराना, फोल्ड कराकर बेचना, वह जो प्रक्रिया थी, धीमी प्रक्रिया, उसमें गति लग गई, पंख लग गए और उद्योग उसका आकाश चूमने लगा। और इसकी देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, वहाँ भी इस प्रकार के आविष्कार का प्रयोग किया जाने लगा, यह मशीन लगने लगी। हालांकि काफ़ी खर्चीला था। और भारत में यह जो औद्योगिक क्रांति या बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, यह बाद की बात है, जब टाटा, बिरला, गोदरेज इन लोगों ने फैक्ट्री लगाना शुरू किया, यह बाद में हुआ। लेकिन भारत में भी औद्योगिक क्रांति हुई, यहाँ भी बड़े बड़े उद्योग लगे। लघु और कुटीर उद्योग के जगह पर बड़े बड़े उद्योग लगना स्टार्ट हुए थे। बोकारो का इस्पात कारखाना, भिलाई का कारखाना, टाटा का जमशेदपुर का उद्योग, बिरला का कपड़ा उद्योग, बिरला ने वस्त्र उद्योग में भी बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए थे, गोदरेज का उद्योग, ये सब हुआ। लेकिन इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई और इंग्लैंड की यह जो औद्योगिक क्रांति थी, इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही बदल दी। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि औद्योगिकरण का कारण क्या था और फिर किन किन आविष्कारों के चलते इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। धन्यवाद। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे?
हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।